हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में सबसे पहले तो मैं पिछले क्लास का कुछ रिवीजन करवा देता हूँ और फिर जो है वो हम आगे के थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो थ्योरम हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, दैट इज थ्योरम नंबर 1, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n different things taken all at a time is n factorial. That means n things हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल वेज से। इसको हमने प्रूव भी किया था पिछले क्लास में। आज बस उन थ्योरम्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछा गया है, इन हाउ मेनी वेज 5 persons can be arranged in a row. Okay, so the answer is 5 factorial simply. Okay, so 5 लोग हैं, उनको अरेंज करना है एक रो में, तो कितने तरीके से किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल से। जस्ट एज देयर आर 5 persons, so we have to arrange them in these places. So this place, first place can be filled in 5 ways, second place can be filled in 4 ways, the third place can be filled in 3 ways, this place can be filled in 2 ways, and this place can be filled in 1 way. So number of ways of arrangements, that is nothing but 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and that is 5 factorial. That can also be written as 5p5, arrangements of 5 things taken ऑल एट ए टाइम। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, बट वहीं पे हमने दूसरा थ्योरम भी यहाँ पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर आर इज बिटवीन 0 to n is npr, and that is equal to n factorial upon n minus r factorial। ये भी हमने पिछले क्लास में जो है उसका प्रूफ किया था, और एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि हमसे पूछा गया इन हाउ मेनी वेज 5 persons can be arranged on 3 chairs. Okay, so that means we have only 3 chairs, but we have to arrange them, these 5 persons, so that the answer must be 5p3, arrangement of 5 things taken 3 at a time, and that is nothing but 5 factorial divided by 5 minus 3, that is 2 factorial, and that is 120 divided by 2, and that is 60 ways. And this problem can also be solved by using multiplication theorem, and that means first chair can be filled in 5 ways, second chair can be filled in 4 ways, and third chair can be filled in 3 ways. So number of ways is nothing but 5 into 4 into 3, and this is nothing but 5p3. ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 5p3 कहते हैं। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 60 आएगी। ठीक है, तो ये दूसरा थ्योरम हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इससे हम लोग बहुत सारे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें एन डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है बट टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं उनमें थिंग्स क्या है? सारे के सारे डिफरेंट थिंग्स हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। थ्योरम 3 जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स
taken are at a time when repetition is allowed, when repetition of things are allowed is equal to n to the power r। और इसके लिए मैंने आपको प्रूफ बताया था कि अभी हमारे पास एट ए टाइम हम लोगों को n में से 8 चीजें लेकर के अरेंज करना है। सपोज ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है और ये rth प्लेस है। तो दिस कैन बी फिल्ड इन n वेज, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है तो सभी के सभी प्लेसेस n वेज से ही हम अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, n इंटू n इंटू n। नंबर ऑफ वेज हो जाता है हमारा n इंटू n कितनी बार, r टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल टू n टू द पावर r। इससे भी हम बहुत सारे टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने ये 3 थ्योरम डिस्कस किए थे, ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहला जो मैं थ्योरम डिस्कस करने वाला हूँ परम्यूटेशन का ही वो थ्योरम है, और उसमें थिंग्स जो है वो आइडेंटिकल या जिसको हम सेम कह सकते हैं, अलाइक भी कहते हैं, तो उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स out of which p things are alike, and or you can say that identical, is n factorial divided by p factorial। The theorem is that n things हैं, उनमें से 5 things यदि एक जैसे हैं, p things, n things में से p थिंग्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, alike हैं, आइडेंटिकल हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल के बराबर होता है। इस बात को हम ऐसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड में यहां लिख रहा हूं रूट, ओके, ROOT। यदि मैं पूछूं कि इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये कितना लेटर है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वर्ड्स लेटर्स कितने हैं इसमें, 4 है, ठीक है। आइडेंटिकल कितने हैं इनमें से, 2। नंबर ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स 2 है। तो यदि मेरे से पूछा जाए कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 24/2। तो यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे मान लीजिए सपोज O1 O2 R2 डिफरेंट लेटर्स। मान लीजिए कि ये जो 2 O मैंने यहाँ लिखे हैं वो तो अभी आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों ही O है, किंतु इस O को इधर रख दो या इस O को उधर की तरफ रख दो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यदि मैं दोनों को डिफरेंट होता तो यदि मैं O1 यहाँ लिखता, O2 इधर लिखता और T इधर लिखता, और वहीं पे मैं O2 इधर लिख करके O1, अभी मैं R और T का पोजीशन तो सेम रख रहा हूं, बट आप देख रहे होगे कि इन दोनों का कितना अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, 2 चीजों का 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकता है। तो जैसे R और T मैंने फिक्स ही रखा है बट इसके 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, ठीक है। R और T फिक्स करके भी O1 और O2 यदि 2 डिफरेंट होते तो O1 O2 या तो O2 O1, ये कितना है, 2 फैक्टोरियल, मतलब दैट इज नथिंग बट 2 अरेंजमेंट्स। ये यदि O दोनों ही सेम है, ठीक है ना, अब O की हम बात कर रहे हैं, तो O1 O2 अलग होता तब तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होता, बट ड्यू टू दैट रीजन ये दोनों O सेम है, इस 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट के लिए जो रूट में क्या होगा, ये एक ही मैं काउंट कर सकता हूं, ठीक है।
सिमिलरली कोई भी जो पोजीशनिंग होगी, जैसे मान लीजिए रूट के वर्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता था O1 O2, यदि ये डिफरेंट होते O1 O2 तो O1 O2 लिख सकता था, या RT ये फिक्स रखता हूं तो O2 O1। ये जो कितने अरेंजमेंट है, RT को मैंने यदि फिक्स रखा तो ये 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, बट इसको हम जब सेम होगा तब तो हम एक ही काउंट करेंगे, सिंगल काउंट करेंगे। तो कहने का ये मतलब हो गया कि यदि मैं मेरे से पूछा जाए कि रूट के कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जितने भी 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल होने के चलते, दो चीजें आइडेंटिकल होने के चलते हम सिंगली तो उसको काउंट कर रहे हैं, एक काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाने वाला है। एंड सिमिलर इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग आगे भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n things in which p things are alike of one kind, comma q things are alike of second kind, comma r things are alike of third kind, and so on. Then number of arrangements is equal to n factorial divided by p factorial, q factorial, r factorial, और जो भी इस तरीके का आइडेंटिकल होगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो एक थ्योरम बन गया है जिसको हमें याद रखना है, और उसका रीजन भी मैंने बताया कि जैसे 4 डिफरेंट चीजें हैं, उनको टोटल यदि आप डिफरेंट है सभी के सभी तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, बट उनमें से सपोज कोई भी 2 आइडेंटिकल है तो वो दोनों भी अरेंज कर सकते थे। 2 चीजें यदि एक जैसी हैं, ठीक है, तो आप उसको इधर रख दो या इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसके चलते उन दोनों के आइडेंटिकल होने के चलते 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट को हम सिंगल काउंट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल जितना भी अरेंजमेंट हो सकता था जब वो डिफरेंट होते डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाने वाला है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि 2 चीजें आइडेंटिकल है, जैसे मैंने रूट के एग्जांपल में बताया। सिमिलर हम किसी भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं कि n थिंग्स में यदि p थिंग्स एक जैसे हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स कितने तरीके से हो सकता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, वेयर p थिंग्स आर ऑफ सेम टाइप, अलाइक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इसको। इन हाउ मेनी वेज थ्री A's, 2 B's, 4 C's and 2 D's can be arranged। ठीक है, क्या बोला गया है, 3 तो A है, A 3 बार है ना, B कितनी बार है, 2 बार है, C कितनी बार है, 4 बार है, और D कितनी बार है, 2 बार है। तो पूछा गया है कि इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो द आंसर इज, थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं वो पहले काउंट कर लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स दैट इज 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11, टोटल है 11 लेटर्स हमारे पास। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 11
इन विच 3 एक जैसा है, मतलब ए कितनी बार है 3, बी 2 times, सी 4 times and डी इज 2 times. So number of arrangements कैसे निकालेंगे हम, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ही नंबर ऑफ वेज होगा जिससे कि हम इन 11 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट नहीं है। यदि सभी के सभी डिफरेंट होते तो 11 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो सकता था, बट ड्यू टू द रीजन दैट दिस 3a 2b's 4c's एंड 2d's आर आइडेंटिकल, इतने सारे केसेस होंगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे केसेस होंगे जिनको हम सिंगल काउंट करेंगे बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल ऑफ दिस लेटर्स। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन दे ऑल आर डिफरेंट डिवाइडेड बाय जो भी आइडेंटिकल होगा, जितने नंबर ऑफ लेटर्स आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे अलग अलग टाइप के होंगे, उनके नंबर्स के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है वो हम कब यूज करते हैं, जब आइडेंटिकल थिंग्स की डिस्कशन होगी, आइडेंटिकल थिंग्स का अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, बट इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉम्बिनेशन का, तो वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, चूज करना, कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो। जैसे सपोज 5 पर्सन्स हैं, उनमें से 3 पर्सन्स को चूज करना है, दैट इज कॉल्ड मेकिंग कॉम्बिनेशन और selection of 3 things out of 5 things. So the theorem of combination is number of ways to select are things out of n different things is equal to, it is written as NCR, and that is nothing but NPR divided by R factorial, and we can also write it as n factorial upon n minus R factorial into R factorial, या सिंपली आप R factorial पहले लिखिए जिससे याद रखने में आसान होता है, n factorial divided by R factorial into n minus R factorial, ये NCR का फॉर्मूला होता है। ठीक है, so number of ways to select R things out of n different things is nothing but NCR. So what is the combination? Combination का मतलब क्या होता है? ठीक है, so combination में हम जैसे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम सबसे पहले। जैसे मान लीजिए 5 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी, 4 लोग हैं, सपोज 4 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, these are the 4 persons. We have to select 3 out of 4. इनमें से 3 को सेलेक्ट करना है, तो क्या क्या तरीका हो सकता है सोचिए आप। ए बी सी, ये एक सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा सिलेक्शन हो सकता है ए सी डी, है ना, ये एक, इसको 1, इसको सेकेंड। तीसरा क्या हो सकता है बी सी डी, बी सी एंड डी। और चौथा क्या हो सकता है, देखिए हमने क्या क्या किया है, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी भी लिख सकते थे, तो ए बी डी। सो यहां पे हम जब अरेंजमेंट कर, यदि मैं पूछता था कि 4 में से 3 को अरेंज करना है, तो हम ए बी सी लिखते थे, फिर बी ए सी लिखते थे, है ना, बी ए सी, फिर ऑब्वियसली हम ए सी बी भी लिखते थे, है ना। बहुत सारे अलग अलग केसेस, 6 केसेस बनते थे यहाँ पे, मतलब इनके 3
3 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से, 3 फैक्टोरियल वे से, जस्ट लाइक ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। ये सारे 3 फैक्टोरियल एलिमेंट हैं जिनको इन द केस ऑफ सिलेक्शन हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, order of the things does not matter in the case of selection. So selection is nothing but unordered arrangement of things. So we can also say ये भी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, उनको हम 1 काउंट करेंगे। ये भी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, उसको हम 1 काउंट करने वाले हैं, क्योंकि 3 है, इनको भी अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल, इसको भी हम 1 काउंट कर रहे हैं। तो एक बात हम समझ सकते हैं कि 4 चीजों का यदि हम इनका अरेंजमेंट करते, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 at a time, that is nothing but 4p3, ऐसे ही निकाल रहे थे हम लोग, okay, but now we are not doing the arrangement, we are just doing unordered arrangement, that is called selection. So यदि हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ unordered arrangements of 4 things taken 3 at a time, that is nothing but 4p3 divided by 3 factorial. Why? Because हम इसका अरेंजमेंट कर देते थे, इनका डेफिनेट ऑर्डर चेंज कर देते थे, लाइक ए पहले है इन दोनों में, जैसे फिर बी ए सी दिया, इन्हीं में हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो 3 फैक्टोरियल, 3 का कितना अरेंजमेंट हो सकता है? 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकता है, वो सभी के सभी एक काउंट किए जा रहे हैं। तो कैसे लिख सकते थे? 4p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड 4c3 कहेंगे इसको, ठीक है ना, 4c3। एंड the value is nothing but 24/6। 4p3 की वैल्यू आप निकालोगे फॉर्मूले से, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 - 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल, तो 24, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो कितना आएगा? 4 आएगा। सो 4 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो आप किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन मीन्स अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स। कॉम्बिनेशन मीन्स, now we will write unordered arrangement of n things taken r at a time, and the number of ways is equal to npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। क्योंकि n में से r चीजों को यदि आपको अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट करना है, मतलब आपको r चीजें सेलेक्ट करनी है, ऐसे समझ लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, बिकॉज इन ईच ऑफ द r फैक्टोरियल अरेंजमेंट इज काउंटेड एज 1 इन दिस केस, क्योंकि r चीजों को जो आपने सेलेक्ट किया उनको अरेंज नहीं करना है इस बार, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जैसे हम निकाल रहे थे, उसको हम r फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। जस्ट लाइक क्वेश्चन इज, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज फाइव पर्सन्स can be selected out of 7 persons, okay, so the answer is 7c5, ठीक है। और ये कैसे निकलता है?
ये इसी को हम NCR कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। 7C5 यहाँ पे होगा, 7% में से 5% को चूज करने का तरीका पूछ रहा है, तो 7C5 एंड दैट इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल and multiplied by 7 minus 5, that is 2 factorial, and that is 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial into 2. So 5 factorial cancelled, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 is the आंसर, ठीक है, समझ रहे बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो हम इजिली सॉल्व आउट कर पा रहे हैं। दैट मीन 7 लोगों में से 5 लोगों को चूज करने के 21 तरीके हैं, ठीक। तो ये थ्योरम जो है वो कॉम्बिनेशन का थ्योरम बन जाता है, इसको हमेशा हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 4 ABCD 4 चीजें हैं, ठीक है, 4 थिंग्स, 4 डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स की बात होगी हमेशा। कॉम्बिनेशन मीन्स अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taken r at a time and the number of ways when n things are different, है ना। डिफरेंट वाले केसेस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो ये 4 चीजें जो है वो सभी के सभी डिफरेंट हैं, और पूछा जा गया है कि इन हाउ मेनी वेज टू things can be selected out of this 4 things, ओके। तो सबसे पहले मैं यदि इस थ्योरम को नहीं यूज करूं तो मैं कैसे सोच सकता हूं, मैं ऐसे सोचूंगा कि AB AC AD, है ना, BC CD and AB AC AD BC BD एंड CD, है ना। टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो AB को मैं BA भी लिख सकता था, AC को CA लिख लेता हूं, AD को DA लिख लेता हूं, BC को CB, BD को DB और CD को DC लिख लेता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, ऐसा, ठीक है। सो ये जो होगा वो कितने के बराबर होगा, अभी ये जो टोटल नंबर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की यदि हम बात करें टेकन 2 एट ए टाइम आउट ऑफ 4 थिंग्स, तो डेफिनेटली वो होता है 4p2, और ये आप 4p2 निकाल करके देख लो कितना होगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 24/2, दैट इज नथिंग बट 12। सो इफ यू काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है, ठीक है। बट यदि हमसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी वेज ऑफ दैट 2 थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ दिस 4 थिंग, दैट मीन्स हमें अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट करना है, मतलब AB और BA को हमें 1 काउंट करना है, समझ रहे हैं बात। AC और CA को 1 काउंट करना है, मतलब 2 चीजों को जब हमने सेलेक्ट किया तो हमें उनको अरेंज नहीं करना है, मतलब जो कि हम अरेंजमेंट कर रहे थे तो वो 2 चीजों का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल तरीके से हो रहा था, उसको हम सिंगल 1 काउंट करेंगे। तो जितने भी 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हैं वो सब 1 काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट को हम लोग 1 काउंट कर रहे हैं। सो टोटल कितना था, 12 था, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट को यदि हम 1 काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे, 12 डिवाइड बाय 2, है ना। 2 को हम 1 कह रहे हैं, ठीक है। तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे सोचो, तो ऑब्वियसली 6 बनेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लिख सकते हैं,
नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा हमारा कितना, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑब्वियसली हो जाएगा 4p2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड दैट इज नथिंग बट 4c2, इसी को 4c2 कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ के बाद जो है वो हमको एक चीज तो समझ में आ जाती है कि फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं एनसीआर का, जो कि बहुत सिंपल है। क्या है फॉर्मूला? एनसीआर जो होता है इसका मतलब होता है, इसको हम क्या रीड करेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ओके, ये होता है ये। और एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। कब? जब एन नेचुरल नंबर हो, आर होल नंबर हो, और जो आर है वो ऑब्वियसली 0 से लेके एन के बीच में ही हो। ठीक है, आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। बाकी सभी केसेस में यदि ये वाली कंडीशन नहीं है, अदरवाइज एनसीआर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, जैसे मेरे से पूछा जाए कि 5c2 कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4 एंड 5 इंटू 2 इज 10। तो 5c2 हम कहेंगे कि 10 होगा। ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, लेकिन यदि मेरे से पूछा जाए कि 5c7 कितना होगा, तो हम कहेंगे 0 होगा। क्यों? क्योंकि r जो है यहाँ वो n से ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ जो नंबर होना चाहिए वो इससे बराबर या इससे कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, पूछा जाए 5c हाफ कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि होल नंबर होना चाहिए इधर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शनल हो, तो होल नंबर होना चाहिए इससे, इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइक 5c माइनस 1 पूछे तो कितना होगा? 0 होगा। तो ये तीनों कंडीशन, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ रहे बात? n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ थिंग्स को। r भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ थिंग्स को। लाइक नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। लाइक 10 चीजों में से 5 चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका को हम लोग 10c5 लिखेंगे। तो यहाँ पे एनसीआर का वही मतलब है। तो यदि ये बड़ा है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि 5 में से हमें 7 चीजों को सेलेक्ट करना है, और कितने तरीके होंगे? तो ऑब्वियसली 0 तरीके होंगे। 5 में से आधी चीजें सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? तो 5 चीजें, चीजों को हम लोग जो है ना, थिंग्स को, 5 थिंग्स, वो एक कंप्लीट थिंग्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, 5c 1/2 0 होगा, क्योंकि 1/2 थिंग्स का कोई मतलब बनता नहीं है, निगेटिव थिंग्स का तो वैसे भी मतलब नहीं है। तो 5 में से -1 थिंग्स को सेलेक्ट करने का कितना तरीका? तो 0 है। ठीक है, तो इस कंडीशन को यदि फॉलो करेगा तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है। बाकी सभी केसेस में एनसीआर की वैल्यू 0 होती है, ये हमें याद रखना होगा। ठीक, कुछ और कॉन्सेप्ट यहां से हमें समझ में आते हैं। एनसीआर की प्रॉपर्टीज तो हम बाइनोमियल थ्योरम में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम नोट्स बना करके लिख सकते हैं, जो कि नोट कर लीजिए। पहला जो है वो है कि NC0 जो होता है वो 1 होता है, NCNB 1 होता है। ठीक है ना, n में से 0 चीज सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास 5 मैंगोज हैं, डिफरेंट है, सपोज 5 थिंग्स है, समझिए 5 थिंग्स है, और मैंने कहा कि 0 थिंग्स इसमें से सेलेक्ट करना है, तो कितना तरीका होगा? तो 0 थिंग्स को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 5c0 कितना होता है? 1 के बराबर होता है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 दैट इज 5 फैक्टोरियल एंड दैट इज, ये कैंसल आउट होगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 1/1 इज 1। 5 में से पांचों चीज को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? तो एक ही तरीका होगा। यदि मान लीजिए 5 चीजें हैं, A B C D E, और मैंने बोला कि 5 चीजें हैं, इनमें से 5 चीजों को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली यही एक तरीका बचेगा, A B C D E, है ना। तो 5c5 भी कितना होता है? 1 होता है। 5c5 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी।
तो ये दोनों याद रखनी है हमें। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है कि NCR जो होता है वो NCn-R के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूव भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एज फॉर एग्जाम्पल 5C2 है और ये है मान लीजिए 5C3। ठीक है, तो 5C2 जो होता है वो 5C5-2 के बराबर होगा। लाइक NCR है और यहाँ N ही है, लेकिन ये नीचे में N-R, मतलब 5-2 कितना होता है 3, इसे तो उसके बराबर होगा। लाइक 10C3 है, वो किसके बराबर होगा? 10C7 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इज इफ NCX इज इक्वल टू NCY। मान लीजिए ये दोनों नंबर बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि आइदर x इक्वल टू वाई होगा तब हो जाएगा ये बराबर ये दोनों नंबर, या तो x प्लस वाई जो है वो n के बराबर हो। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाइनोमियल थ्योरम में इसको बहुत ही प्रूफ करते हुए हम लोग याद रखेंगे, प्रूफ भी करेंगे वहां पे, बट अभी के लिए मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना है बस, या इसको लिख लीजिए। और जो फिफ्थ नंबर है वो है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। मतलब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है, उनके बीच में आपस में रिलेशन है। कहीं जरूरत पड़ने पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5C4 प्लस 5C3, तो इसको मैं लिखूंगा कितना? 6C4 लिखूंगा। ठीक है ना, 6C4 कैसे लिख रहा हूँ? NCR -1, तो कितना हो जाएगा? N प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 1 6, और R जो है वो यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसको एडिशन करने में ये हमारे लिए सहूलियत होती है, इसको कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज, जो कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, next theorem is number of selections of R things out of n different things in which P particular things are always included is equal to N minus P C R minus P। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R things out of n different things in which P particular things are always included is equal to N minus P C R minus P। मान लीजिए n things है, ठीक, उनमें से R things को सेलेक्ट करना है, और मुझे ये पहले पता चल गया कि इनमें से P things तो फिक्स है कि हमें सेलेक्ट करना ही है, तो हम क्या करने वाले हैं? n में से P को भी माइनस कर देंगे और इधर R में से भी P को माइनस करने वाले हैं। ठीक, एज फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझते हैं, इन हाउ मेनी वेज एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इन हाउ मेनी वेज 11 players लिख लेते हैं, 11 players can be selected from 15 players in which 2 particular players is always included, है ना। क्वेश्चन आप समझिए, टोटल 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है,
कितने में से, आउट ऑफ 15 प्लेयर में से। बट दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना ही करना है, मतलब वो खास हैं जो कि टीम में रहेंगे। मान लीजिए P1, P2, P3 से लेके P15 तक प्लेयर है, ठीक है, 15 प्लेयर है। और मैंने कहा कि ये जो P1 है और ये P2 है, ये दोनों टीम में हमेशा रहेगा, ठीक। और फिर आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें 11 नहीं, हमें सिर्फ 9 प्लेयर ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों तो ऑलवेज इंक्लूडेड है। तो हमें 9 प्लेयर सेलेक्ट करना है, कितने में से, P3 से लेके P15 तक। तो 15 प्लेयर थे, उसमें से 2 प्लेयर तो हमने उनको हटा देना है जिनको हमें पता है कि ये टीम में रहने ही वाले हैं। तो नंबर ऑफ वेज इस केस में कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वेज हो जाता है 15 माइनस 2, दैट इज वो 2 प्लेयर जो हमें पता है कि पहले से इंक्लूडेड है टीम में, दैट इज 15 माइनस 2, 13 प्लेयर में से ही सेलेक्ट करना है। और कितना सेलेक्ट करना है मुझे, क्योंकि 2 प्लेयर तो सेलेक्टेड ही है, तो 11 माइनस 2 9 ही सेलेक्ट करना है। तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 13C9। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है उसको हम यहाँ पे समझते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें नहीं भी पता तो भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है ये सॉल्व। नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम वो ये है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 8 things out of n different things in which p particular things are always excluded. Always excluded. Excluded is equal to n minus p CR. ठीक है, समझिए इस बात को। इसका मतलब है कि हमने कह दिया कि ये जो p थिंग्स हैं उनको हम कभी भी एक्सक्लूड मतलब नहीं लेंगे, मतलब एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो n में से उन p चीजों को मैंने हटा दिया क्योंकि वो p थिंग्स तो हमें लेने ही नहीं है। लेकिन जो बचे हुए हैं n माइनस p थिंग्स बच गए, उनमें से r को हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे क्वेश्चन इसी में मैं बता रहा हूँ, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स इन विच 2 पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। यहाँ यदि लिखा हो तो कैसे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अब जो भी टीम बनेगी 11 प्लेयर्स की, उसमें ये दोनों प्लेयर, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर प्लेयर मतलब P1 और P2 है, सपोज कोई भी 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमें पता है फिक्स हैं, जो कि नहीं लेने हैं मुझे, तो इन दोनों को तो लेना नहीं है। बाकी कितने बचे, इतने बचे हमारे पास, दैट इज 15 माइनस 2, 15 में से 2 माइनस कर दिए मैंने, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 15 माइनस 2, दैट इज नथिंग बट 13। और इसमें से 11 को मुझे चूज करना होगा क्योंकि ये जो 2 प्लेयर हैं वो तो आपको नहीं लेने हैं, तो 11 प्लेयर इन्हीं में से चूज करना है मुझे। तो ये कितना होता है, होगा 13C11 होगा इसके केस में। तो इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इस थ्योरम्स को यूज करते हुए करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग जो है वो थ्योरी डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन क्लास में भी इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।